जय हिंद बच्चों, आज हम करने वाले हैं एपिसोड नंबर 47 जो आपका चौथा पड़ाव है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल का। एपिसोड नंबर 46 में आपने देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए किन किन वर्ड्स का आवश्यकता होता है वो हम देखे, जिसमें हमने देखा कि सोर्स चार्ज क्या है, टेस्ट चार्ज क्या है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, स्लोली मोशन का मतलब क्या होता है। ये सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा की और फिर हमने डिफिनेशन किया। डिफिनेशन में हमको ये पता चला कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है, जो बाह्य कार्य करना पड़ता है, उसी बाह्य कार्य को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला हमारा क्या था देखते हैं हम। तो हम आज देखने वाले हैं एपिसोड नंबर 47 में की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला जो है आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका दो चार्ज दिया हुआ है, एक कैपिटल क्यू और एक स्मॉल क्यू, अब बोल दिया कि भाई दोनों का चार्ज, दोनों के बीच का जो दूरी है वो r है, तो ये बताइए कि कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो U बराबर आपको क्या कीजिए 1/4πε0 दोनों चार्ज का गुना कीजिए, बटा दे दीजिए दूरी। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान, विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा सपोज करते हैं कि ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो दोनों अगर Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का दूरी r है, तो इस सिस्टम का जो एनर्जी होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू क्या पॉजिटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इस सिस्टम का जो एनर्जी होगा, दोनों के बीच का दूरी r है, ये हो जाएगा नेगेटिव। लेकिन अगर दोनों नेगेटिव है तो दोनों के बीच का दूरी r है, उस स्थिति में इस सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो होगा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस इंटू माइनस फर्दर क्या हो जाएगा प्लस। इसका मतलब ये है कि अगर सेम पोलरिटी का चार्ज सिस्टम में है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगा, और अपोजिट पोलरिटी का है, विपरीत ध्रुव का है, तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव। ये चीज ध्यान देना है। अब कहता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कि विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा पाथ से स्वतंत्र होता है। विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा पाथ से स्वतंत्र होता है, पाथ से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम पाथ। और ये क्या कह रहा है थोड़ा सा समझते हैं। क्या बोला गया था कि अगर किसी चार्ज को हम विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर लाते हैं तो जो बाह्य कार्य करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा। अब आप सोचेंगे कि हम जब ला रहे थे तो वहां तो सीधा रेखीय रूप से आपको बोले कि ला करके यहाँ रख दिए। आपके मन में आएगा, मान लीजिए थोड़ा खिलौड़िया टाइप के हैं, आप यहाँ इन्फिनिटी पर से उठाए, पहले इधर गए, फिर उधर गए, फिर इधर से होते हुए फिर नीचे आए, फिर ऐसे करते हुए फिर यहाँ। एक बंदा सीधा लेके आया, एक बंदा घुमाते फिराते आया कि भाई हमको ज्यादा बिलिंग मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि भैया आप कोई भी पाथ से आइए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो आपके पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। अगर सीधा वाला बंदा, कहने का मतलब थोड़ा सा इसको हम ऐसे बोलते हैं, मान लीजिए एक क्यू चार्ज है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, एक बंदा सीधा यहाँ ला के रख दिया और एक बंदा जो है ऐसे घुमाते फिराते यहाँ पर ले गया है। ये पाथ नंबर 1 है और ये पाथ नंबर 2 है। तो पाथ नंबर 1 हो चाहे पाथ नंबर 2 हो, दोनों ही स्थिति में वर्क डन जो होगा वो सेम होगा, यानी W1 इज इक्वल टू W2 होगा। इसका मतलब ये ध्यान में रखना है कि आपको ज्यादा बायां दायां करने की आवश्यकता नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ से इसको मतलब, ठीक है।
तो इस तरह से विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा पाथ से क्या होता है, स्वतंत्र होता है। आपको घूमना है घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए इसको कंजर्वेटिव भी बोलते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि पाथ से स्वतंत्र होने के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये कंजर्वेटिव होता है, मतलब उसको कंजर्व कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, नाश नहीं होता है। यहाँ पर है फिर कहीं जा सकता है, रूप बदल सकता है, लेकिन ये नाश नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि हम आपको बोले थे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव का मतलब वो पाथ से स्वतंत्र होता है, इसकी जो एनर्जी होती है वो पाथ से स्वतंत्र होता है। तो जिससे रिलेटेड, जिससे एसोसिएटेड, मतलब इसको हम ऐसे बोलते हैं, जिस फोर्स के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं और वह कार्य पाथ से स्वतंत्र होता है, तो वह फोर्स हमारा कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी होता है। और एक डिफिनेशन हमने बताया था कि जिस फोर्स के अधीन एक चक्कर लगाया जाए और वर्क डन का मान 0 हो जाए तो हम उस फोर्स को बोलते हैं संरक्षी। तो दो तरीके से आप रख सकते हैं, क्या बोले कि किसी फोर्स के अधीन एक चक्कर लगाया जाए और वर्क डन का मान 0 हो तो भी वह कंजर्वेटिव कहलाएगा, और यदि किसी फोर्स के अधीन आप कोई वर्क कर रहे हैं और वह वर्क पाथ से स्वतंत्र है, पाथ से स्वतंत्र है, तो वह फोर्स हमारा कहलाएगा कंजर्वेटिव। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये सब के सब क्या होते हैं, पाथ से स्वतंत्र होते हैं, वर्क डन, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। चलिए अब कहता है चौथा कि सपोज करिए ये आपका कोई क्यू चार्ज है, पॉजिटिव लिए हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव भी ले, निगेटिव भी ले सकते हैं। ये आपका पॉजिटिव चार्ज क्यू है, यहां से r दूरी पर या r1 दूरी पर कोई बिंदु A है और फिर r2 दूरी पे कोई बिंदु B है, ठीक है। एक स्मॉल q को हम B से A पर लाए, तो यहां से यहां पर जब था तो कुछ तो एनर्जी होगा सिस्टम में, और जब इसको यहां पर लाए तो भी एनर्जी होगा। इसका मतलब है कि दोनों में कितना एनर्जी का अंतर आए, तो उसके एनर्जी के अंतर को हम बोलते हैं ऊर्जा का अंतर, उसको हम बोलते हैं डेल्टा यू। क्या बोलते हैं, डेल्टा यू, यानी कि पॉइंट में चेंजिंग आया, पोजीशन में चेंजिंग आया, तो डेल्टा यू का मतलब हो गया यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो यू फाइनल का मतलब होगा कि जहां पर गया, इनिशियल का मतलब जहां से गया। तो हम मान लेते हैं कि डेल्टा यू, इसको कर देते हैं ए से बी पर गया, डेल्टा यू ए बी, मतलब ए से कहा गया बी पे। इसको हम लिखेंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल हम ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, ए टू बी, अंतर दिखा रहे हैं, ये गया है कहां से, ए से बी पर, तो ए हो गया इनिशियल, बी हो गया फाइनल। ये थोड़ा सा मत समझना है कि उधर अंदर वाला बात कर रहा है, ये क्यू यहाँ पे, ठीक है, ये इसका हिस्सा है। चलिए यू फाइनल तो कहाँ गया, बी पर, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज गुना वो चार्ज, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटा दूरी, तो दूरी कितना है r2, तो r2 दे देंगे, फिर माइनस है तो माइनस दे दिए, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब इतने दूरी पर ला के रखे थे, सॉरी ए से कहाँ गया बी पर, तो बी के लिए हो गया r2, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब यहाँ आएगा तो ये चार्ज गुना ये चार्ज, तो कैपिटल क्यू गुना स्मॉल क्यू बटा दूरी कितना r1, ये हो गया r1। इसको फाइनली अगर हम लिखना चाहें तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो जाएगा, तो क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बच जाएगा, 1/r2 माइनस 1/r1, 1/r2 माइनस 1/r1। तो इस तरह से आप अंतर भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड आपका की पॉइंट्स। अब हम देखेंगे म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी, और इसी से रिलेटेड हो जाएगा, इसको कंबाइन कर देंगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी।
तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी पारस्परिक स्थिति ऊर्जा, ये कोई नया चीज नहीं है, वही चीज है, इसको भी हम यू से ही डिनोट करेंगे। ठीक है, तो मेनली है क्या कि अभी तक हम लोग जो देखे कि अगर कोई चार्ज हमारा ये सोर्स चार्ज है और कहीं से कोई टेस्ट चार्ज आकर के ये Q2 बनाया और दोनों के बीच का दूरी r रहा, इसके बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो U बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज का गुणनफल Q1 × Q2 बटा दूरी दे देते थे r। ये तो 2 था तो उसके लिए हम काम कर लिए, लेकिन अगर 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे तो क्या होगा? तो कहता है कि उस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी होगा वो टोटल एनर्जी कहलाएगा, कुल ऊर्जा कहलाएगा। तो हम 3 या मोर देन 3 चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि थोड़ा सा हम एक एग्जांपल लेते हैं। ये मान लेते हैं ये सोर्स चार्ज पहले से Q1 है और दूसरा कोई चार्ज को हम लाए यहाँ पे, ये Q2 चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, और एक तीसरा चार्ज भी बगल में ला करके Q3 डाल दिए। अब माइनस प्लस हो सकता है, ये कोई बड़ा चीज इशू नहीं है। इसको जब हम लाए तो इससे यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये मान लेते हैं R1 है। जब इसको लाए तो यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं ये R2 है और यहाँ से इसका डिस्टेंस मान लेते हैं R3 है। ये गौर करने वाली बात है। हम ये सोर्स चार्ज माने, इसको लाने में कहीं से हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ा, लेकिन जब हम इसको लाएंगे Q2 को लाएंगे ये अगेंस्ट करेगा, अगेंस्ट में हमको वर्क करना पड़ेगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। फिर जब हम Q3 को ला रहे होंगे तो Q3 को लाते वक्त ये दोनों मिलकर के अपोज कर रहा होगा, इसका भी फील्ड होगा, इसका भी फील्ड होगा। इसका मतलब जब इंफिनिटी से इसको ला रहे होंगे इसके कारण भी विरोधी बल मिलेगा और इसके कारण भी विरोधी बल मिलेगा। इसका मतलब है कि इसके कारण जो वर्क डन होगा तो सभी को हमको जोड़ना पड़ेगा, और टोटल अगर जोड़ दिए, ये अगर सिस्टम मान लेते हैं, ये हमारा मान लेते हैं सिस्टम है, ये इस सिस्टम में 3 चार्जेज आकर के बैठा हुआ है, तो इस तीनों चार्ज के सिस्टम के कारण जो टोटल एनर्जी हम निकालेंगे, टोटल वर्क डन निकाल देंगे इस तीनों को सिस्टम बनाने के लिए, तो ये सिस्टम का कुल एनर्जी निकलेगा। ठीक है, अब कहता है कि इसमें किसी 2 चार्ज के बीच जो एनर्जी होगा, किसी 2 चार्ज के बीच जो एनर्जी होगा उसको हम बोलेंगे पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी। और पेयर्स की संख्या, उसको पेयर में हम काउंट करते हैं, तो म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी की संख्या कहा जाए या पेयर्स की संख्या कहा जाए, तो पेयर्स की संख्या जो होती है वो Nc2 होती है। गौर करने वाली बात है। यहाँ पे हम थोड़ा सा पहले यहाँ पे देखते हैं पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा क्या है। तो हम ये बोलेंगे कि यदि किसी सिस्टम में 3 या 3 से अधिक आवेश मौजूद हों, आवेश है बिंदु आवेश का बात कर रहे हैं, आवेश मौजूद हों तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा को ही पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी संख्या या कहा जाए कि पेयर्स की संख्या, इसकी संख्या अर्थात पेयर्स की संख्या, पेयर्स मतलब जोड़ा, पेयर्स की संख्या Nc2 होती है, Nc2 होती है, जहां N सिस्टम में मौजूद आवेश की संख्या है, ठीक है।
अब यहाँ पर कहता है कि जब आवेश पेयर्स की संख्या निकल गई, उस पेयर्स का हम योगफल कर देंगे तो वो कुल ऊर्जा निकल जाएगा। ठीक है, पारस्परिक ऊर्जा का योग कुल ऊर्जा के बराबर होता है, कुल ऊर्जा के बराबर होता है, अब इसको हम कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं। ये हमारा इस तरह से भी हो सकता है और इस तरह से भी हो सकता है। मान लेते हैं ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। हो सकता है कि यहाँ से इसका दूरी दे दिया R1 और यहाँ से इसका दूरी दे दिया R2। अब इस दोनों के बीच का दूरी हमको नहीं दिया, मतलब पहले तो यहाँ ला करके रख दिया ये R1 दूरी पे, फिर तीसरा को लाया और बोला कि यहाँ से हम R2 दूरी पे रखेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम इसको सिस्टम मानते हैं, इस सिस्टम में भी 3 आवेश है, दिस एंड दिस, और इस सिस्टम में भी 3 आवेश है, तो 3 आवेश के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे ये सोचने वाली बात ये है, क्या बोला, यदि किसी सिस्टम में 3 या 3 से अधिक आवेश मौजूद हो तो किन्हीं 2 आवेशों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा को ही पारस्परिक स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसकी संख्या अर्थात पेयर्स की संख्या Nc2, पेयर्स की संख्या Nc2 होती है, जहां N सिस्टम में मौजूद आवेश की संख्या है। हो सकता है 4 रहता, 5 रहता, कुछ भी रहता। अब आपके दिमाग में घूम रहा होगा कि सर ये नया लफड़ा क्या दे दिए Nc2। ये आपका कुछ नया चीज नहीं है, आपका मैथमेटिक्स का एक हिस्सा है, हम थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। ये 12th में आपके सिलेबस में है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक होता है NPR, एक होता है NCR। P से हो गया परम्यूटेशन, C से हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा, तो हम इसकी बात करते हैं। अब यहाँ NCR का एक फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r, ये फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये ध्यान में रहना चाहिए। हम क्या बोले, NCR बराबर होता है फैक्टोरियल n, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल n बटे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो जो ऊपर रहेगा वो फैक्टोरियल n, जो नीचे रहेगा वो फैक्टोरियल r, और फिर ऊपर में से नीचे वाले को घटा दें। और हमेशा या तो ये दोनों बराबर होगा या तो इससे ये छोटा होगा, कभी भी ये ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं, इसको हम कैलकुलेट करने के लिए आपको बताते हैं। आपको पता नहीं है, इसको थोड़ा सीखिए। फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 बोले, इसका मतलब हुआ बहुत आसान है, फैक्टोरियल 5, इसको क्या बोलेंगे, फैक्टोरियल 5। इसका मतलब होता है 5 अगर लिखा हुआ है तो 5 से घटते क्रम में गुना करते हुए 1 तक पहुंचना है। 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। अगर फैक्टोरियल 10 है, इसका मतलब है 10 गुने 9 गुने 8 गुने कहाँ तक पहुंचाना है, 1 तक। बहुत आसान है, तो ये फैक्टोरियल n हो गया। अब अगर यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 5 और 4 है तो यहाँ 5 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। तो याद रखना है फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है और फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 होता है। फैक्टोरियल 0 का मान भी 1 और फैक्टोरियल 1 का भी मान 1, ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ Nc2 है, इसका मान हमको निकालना है। n का मतलब हो गया कि चार्ज का संख्या, यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पे 2, तो 3c2। तो यहाँ पर हमको निकालना है 3c2। तो फॉर्मूला क्या आता है, फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल n का मतलब जो ऊपर है, तो ऊपर में कौन है, 3 है, तो फैक्टोरियल 3, नीचे कौन है, 2। r का काम करना है, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। तो 3 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1। अब फैक्टोरियल 3 का मतलब बता चुके हैं, क्या, 3 गुने 2 गुने 1, 3 से लेके 1 तक पहुंचेंगे। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या होगा, 2 गुने 1। फैक्टोरियल 1 का तो मान 1 होता ही है, तो ये और ये कट गया, क्या हो गया, 3। अगर भाई 4 सिस्टम रहेगा तो क्या होगा, 4c2। 2 तो नीचे फिक्स ही, ऊपर में बदल सकता है, 10c2 हो सकता है, 5c2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 4c2 अगर रहेगा तो क्या होगा, तो फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2। तो अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो यहाँ 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 बटा फैक्टोरियल 2 का मतलब हो जाएगा 2 गुने 1
अब फिर फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुने 1, तो 2 दूना 4, ये दोनों मिलके इसको गायब कर दिया, 3 दूना कितना हो जाएगा 6। इसका मतलब है कि 4 अगर सिस्टम है, मतलब 4 चार्ज अगर है तो उसमें पेयर्स का संख्या कितना होगा 6, और यदि 3 चार्ज है तो पेयर्स का संख्या होगा 3। ऐसे भी सोच सकते हैं, जब ये अकेला था तो कोई वर्क डन नहीं था, जब ये Q2 आया तो एक पेयर इसके लिए बना, जब तीसरा आया तो एक इससे के कारण का एनर्जी बनेगा, एक इसके कारण एनर्जी बनेगा, तो एक पेयर इसके कारण, एक पेयर इसके कारण, एक पेयर इसके कारण, यहाँ भी वही बात होगा, एक इसके कारण, एक इसके कारण, एक इसके कारण, तो यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, इसका मतलब यहाँ पे 3 पेयर होगा। अब दिमाग में आएगा कि टोटल एनर्जी निकालिए, तो टोटल एनर्जी अगर निकालेंगे हियर U इज इक्वल टू, तो 3 चार्ज सिस्टम होगा, यहाँ पे पहला चार्ज सिस्टम को U, दूसरे के लिए U2, तीसरे के लिए U3, ये हमारा पारस्परिक स्थिति होता है, ये भी पारस्परिक, ये भी पारस्परिक, सबको जोड़ दिए तो टोटल एनर्जी निकल गया। अब U1 आपके ऊपर निर्भर करता है कि ये किसको ले रहे हैं, हम इसके लिए बात कर रहे हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, फिगर इसको बोल देते हैं फिगर 1 की, और यदि फिगर 2 करेंगे तो वहां पे हम बाद में बात करेंगे। तो U1 इसके लिए बात कर लेते हैं, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, 2 चार्ज सिस्टम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे दूरी, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज Q1, दूसरा चार्ज Q2 बटा दूरी R1। फिर अब इसके कारण निकाल लेते हैं, दोनों चार्ज जब प्लस है तो प्लस होगा एनर्जी, यदि यहाँ पे माइनस रहता तो इसके कारण माइनस यहाँ लिखते, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज गुना दूसरा चार्ज बटे दूरी, हो जाएगा ये Q2 इंटू Q3, या बटा दूरी क्या है R2। क्लियर। अब इसके कारण तो दूरी है R3, Q1 Q3 है, तो प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3, या बटे दूरी हो जाएगा R। तो ये जो आप निकाले, ये किसके लिए निकाले, फॉर फिगर 1, फिगर 1। अब यहाँ पे फिगर 2 के लिए अगर निकालना होगा तब क्या कीजिएगा, फॉर फिगर 2, तो U बराबर डायरेक्ट निकाल देते हैं U1 प्लस U2 प्लस U3, U1 U2 U3 अब आपके ऊपर निर्भर करता है किसको मानना है, ठीक है। पहला मान लेते हैं इसके कारण, तो Q1 Q2 और दूरी R1, तो हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और बटा दूरी R1, पहला पेयर। दूसरा पेयर इसको मान लेते हैं Q2 Q3 और दूरी R2, तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 बटा दूरी हो जाएगा R2। अब तीसरा पेयर ये वाला कर रहा है Q1 Q3, अब दूरी यहाँ से यहाँ तक चाहिए थी 20, अब प्लस 20 हो जाएगा R1 प्लस R2, तो प्लस में हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बटा दूरी हो जाएगा R1 प्लस R2। अब देखिए दोनों में 3 ही चार्ज था, लेकिन अरेंजमेंट दोनों का अलग अलग था, इसका मतलब दूरी अलग अलग था, इस वजह से पेयर वही बना, सारा कुछ फॉर्मूला वही बना हुआ, लेकिन उसका तरीका बदल गया, सोच बदल गया। तो इस तरह से 3 चार्ज सिस्टम के लिए आपने देखा कि टोटल चार्ज हम कैसे निकालते हैं, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी किसको कहते हैं, और यही पूछा हुआ है। पारस्परिक स्थिति ऊर्जा क्या है, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 3 चार्ज सिस्टम के लिए म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी का व्यंजक ज्ञात करें, मतलब कुल ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करें। ठीक है, इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप कि आप लोग प्रिंट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अभी तक जो आप देखे 3 चार्ज सिस्टम के लिए, अब इसी तरह से 4 चार्ज सिस्टम हो जाएगा। तो 4 चार्ज सिस्टम अगर हो जाए तो आप यहाँ पे जैसे 4 चार्ज सिस्टम लेते हैं, तो यहाँ पे अगर Q1 रहे, यहाँ पे Q2 रहे, यहाँ पे Q3 रहे, यहाँ पे Q4 रहे, तो ये विकर्ण का दूरी दिया हुआ रहेगा, ये विकर्ण का दूरी दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है, ये और ये वाला R6 है। आप देखिए इसमें क्या बोल रहा था, ये 6 पेयर होगा, 4 को चार्ज रहेगा तो 6 पेयर होगा। तो कौन कौन होगा, एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक इसके बीच, एक इसके बीच, 4 हो गया। एक इसके बीच बनेगा 5, एक इसके बीच 6। अब इसमें से हो सकता है कोई निगेटिव होगा,
अगर नेगेटिव यहाँ पे हो जाए तो इस दोनों पेयर को लेने पे ये इसके लिए एनर्जी नेगेटिव हो जाएगा। इसके लिए पेयर जब लेंगे तो इसके लिए नेगेटिव, इसके लिए लेंगे तो नेगेटिव, लेकिन इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, इसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरह से जैसे जैसे इसमें बताए हुए हैं, तो U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5, किसी को भी मान सकते हैं U1 U2, कोई भारी चीज नहीं है। तो इस तरह से आप म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी को समझे। अब हम आगे देखेंगे, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब देखिए, म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी को थोड़ा ठीक से आप रियलाइज कर लीजिए। चार्ज के लिए भी आप बात कर सकते हैं, और यही डाटा अगर दिया हुआ रहेगा तो हम लोग आसानी से इसको डील कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युतीय विभव। इसको हम भी से नोट करते हैं। अब इसको समझते हैं, आखिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आपके दिमाग में ये उठ सकता है, उठना भी चाहिए। आप थोड़ा सा याद कीजिए, हम आपको बताए हुए एपिसोड नंबर 34 में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी, जब आप उसको देखिएगा तो थोड़ा सा आपके दिमाग में चौंकेगा कि फिर वहां हम क्यों चले गए। इसको ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? किसी आवेश के चारों ओर मौजूद वह क्षेत्र जिसके अंदर किसी अन्य आवेश के आने से वह विद्युत बल अनुभव करता था, वैसे क्षेत्र को ही हम लोग क्या बोलते थे? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र एक स्पेस को बोलते थे, लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में इसका कोई औचित्य नहीं था, लेकिन इंटेंसिटी का औचित्य था। इंटेंसिटी क्या कहता है कि किसी पॉइंट पर, वह था स्पेस और यह है पॉइंट पर, तो किसी बिंदु पर एकांक आवेश पे, इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज पे जो विद्युत बल लगता है, उसी विद्युत बल को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फिजिकली टेक्निकली दोनों अलग चीजें हैं, लेकिन यूज के तौर पे हम दोनों को क्या मान लेते हैं? अलग अलग, क्योंकि इसका मात्रक भी सेम मानते हैं, बीमा भी सेम मानते हैं, इसलिए। लेकिन दोनों में फर्क है, क्योंकि स्पेस को हम विद्युत क्षेत्र बोल रहे हैं, अब पॉइंट पर जो इकाई धनावेश पर बल लग रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन के लिए इंटेंसिटी का यूज करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दो पॉइंट चार्ज अगर है तो उसके सिस्टम के एनर्जी के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किए, जो फॉर्मूला भी हम लोग देखे। लेकिन अब हम देखने वाले हैं पोटेंशियल। तो पोटेंशियल से क्या फायदा होता है? उसमें हम दो चार्ज का मामला चलता था। इसमें क्या होता है कि किसी सिंगल चार्ज को हमको दीजिए, यहाँ पे हम पोटेंशियल देखें, मतलब विभव, पोटेंशियल, वोल्टेज। अब यहाँ पर कहता है, हम हालांकि अभी ढेर सारा चीज इसमें बात नहीं करेंगे, टेक्निकल वर्ड जो है इसका क्या है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सापेक्ष देख रहे हैं, इसलिए हम इस पर ज्यादा विशेष नहीं करेंगे। हम इसका और विस्तारीकरण करेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब। इलेक्ट्रिक करंट में जब हम प्रतिरोध पढ़ेंगे, प्रतिरोधकता पढ़ेंगे, चालकता पढ़ेंगे, तो इससे बेनिफिट मिलेगा वहां पे इसको और डील करने में। वहां पर हम लोग देखेंगे वोल्टेज की आवश्यकता, आखिर इसको पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। सबसे पहले हमने सोचा तो वोल्टेज जो है ये करंट को फ्लो करवाने में मदद करवाता है और ये इलेक्ट्रॉन को पुश करने में मदद करता है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताएंगे, I बराबर होता है NEAVD, मतलब VD का मतलब है वेग, I का मतलब है धारा। ठीक है, अब ये VD जो है कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है वोल्टेज से, तो वोल्टेज जितना ज्यादा होगा उतना ही यहाँ पे VD ज्यादा होगा। अब कहिएगा कि ऐसा कैसे भाई, यहाँ पर देखिए I बराबर क्या होता है V/R, इसको आप लिखिएगा V/R बराबर NEAVD, तो यहाँ वोल्टेज ज्यादा है तो VD भी क्या है, ज्यादा है। तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी जल्दी गति करवाने के लिए कौन देता होता है, वोल्टेज। तो इससे रिलेटेड जो और की पॉइंट्स है, फैक्ट्स हैं, वो हम देखेंगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट में, मतलब उसमें हम बड़ा अच्छा से देखेंगे
कि प्रतिरोध क्या होता है, जैसे हम किसी तार को छू लेते हैं तो क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है, माना हॉट वायर क्या होता है, गोल्ड वायर क्या होता है, ये 3 प्लग कैसे काम करता है, ट्रांसमिशन कैसे काम करता है, ये सारा कुछ हम देखेंगे जब इलेक्ट्रिक करंट देखेंगे वहाँ पे। हम फिर कभी आपके दिमाग में आएगा कि सर तार पे देखते हैं कभी कभी कौवा बैठा हुआ रहता है, उसको झटका नहीं लगता है। भाई उसको भी झटका लगता है, लेकिन उसके पीछे टेक्निकल वर्ड हम देखेंगे। हम लोग ऐसे नॉर्मली छूते हैं तो हम लोगों को लग जाता है। ये सारा चीज़ जो है इलेक्ट्रिक करंट में आप बेहतर से समझिएगा जब आप प्रतिरोध, चालकता ये सब समझेंगे तो। वोल्टेज से रिलेटेड अभी सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के काइंड ऑफ व्यू से हम इसको समझते हैं तो मजा आएगा। चलिए, अब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। ठीक है, अब विद्युत विभव फिर से सिंगल चार्ज से रिलेटेड हो जाएगा, और सिंगल चार्ज से रिलेटेड हो जाने की वजह से क्या होता है कि इसका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, तो मतलब एनर्जी निकालना आसान होता है। दोनों सेम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विभव जो है ये लगभग दोनों सेम है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ठीक है, टेक्निकली दोनों अलग अलग है, लेकिन परिभाषा लगभग दोनों का सेम है। जैसे हम लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं सो देखिए। इसमें कहता है अगर आप यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज लिए Q पॉइंट A पर, इसका फील्ड तो होगा ही, फील्ड होगा तो अनंत तक होगा, और बात है कि जैसे जैसे दूर जाएंगे उसका परिमाण घटेगा। और यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट B है, ठीक है, और इन्फिनिटी पे, एट इन्फिनिटी कोई चार्ज Q है जो यूनिटी है +1। अब हम Q चार्ज ले रहे थे, उस समय फ्री थे, लेकिन अब हम क्या ले रहे हैं, यूनिट चार्ज ले रहे हैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब इस टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला करके रख रहे हैं B पे, और यहाँ भी ये बनेगा सिस्टम, लेकिन यूनिट चार्ज के को ले रहे हैं, तब जो वर्क डन होगा उसी वर्क डन का नाम क्या होता है, विद्युत विभव। अब देखिए कितना तेजी में आप परिभाषा लिखिए। ये अभी फिलहाल कितनी दूरी पे है, ये x दूरी पे है, तो मन में माने हुए इन्फिनिटी। अब यहाँ पे ये जब आ रहा था तो छोटा छोटा विस्थापन तय करते हुए आ रहा था dx, बाहर की तरफ बल जो लग रहा था वो F इंटरनल लग रहा था, और अंदर की तरफ जो लग रहा था वो F एक्सटर्नल लग रहा था। और दोनों ही केस में स्लोली का बात चल रहा था, फॉर स्लोली मोशन। स्लोली मोशन के केस में दोनों बराबर, F एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा F इंटरनल, और ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये चार्ज और ये चार्ज हम बाद में 1+1 रख लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या हो जाएगा, x²। क्या हो जाएगा, x²। x पे ले रहे हैं। अब ये x जो है यहाँ पे रहेगा तो x, यहाँ रहेगा तो x, यहाँ रहेगा तो x, तो बाद में हम r वगैरह सब रख लेंगे। तो ये ध्यान में रखना है, ये आपका साइड हीरो का काम कर रहा है। चलिए, परिभाषा क्या कहता है, परिभाषा कहता है इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को, वहां पर था किसी आवेश Q को, इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है वही बाह्य कार्य विद्युतीय स्थिति ऊर्जा कहलाता है। क्या बोले हम, किस इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर अनंत से धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है वही बाह्य कार्य विद्युत विभव कहलाता है। यह एक अदिश राशि है, इसे V से सूचित किया जाता है, इसका SI मात्रा वोल्ट होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा पहले लिख लेते हैं, तब और भी हम देखेंगे। इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में
जो बाह्य कार्य करना पड़ता है, बाह्य कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युतीय विभव कहते हैं, विद्युतीय विभव कहते हैं। इसे भी से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है, इसका SI मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलम होता है। इसका बीमा निकालने के लिए सीख लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसका बीमा अगर आप निकालिएगा, यहाँ पे थोड़ा निकाल के बता देते, V बराबर याद रखना W/Q। इसका बीमा होता है mL²T-2 और इसका बीमा होता है AT। जब इसको आप लिखिएगा तो T ऊपर जाएगा, एक 1 लेके जाएगा तो -3 हो जाएगा, A पर +1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, तो ये बचा हुआ है। तो mL²T-3 A-1, तो बीमा हो जाएगा mL²T-3 A-1 होती है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई करेंगे, मतलब कि इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला जनरेट करेंगे। फॉर्मूला जनरेट करते हैं, ये उससे पहले थोड़ा लिखते हैं। टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a certain point, slowly in an electric field, then a external work is done by the external force. The external work done is called electric potential. यह एक अदिश राशि है। It is a scalar quantity. It is denoted by V. Its SI unit is volt or joule per coulomb, and dimension is mL²T-3 A-1. Clear? To bring a unit positive test charge from infinity to a certain point slowly in an electric field, then external work is done by the external force. The external work done is called electric potential. It is a scalar quantity. It is denoted by V. Its SI unit is volt or joule per coulomb, and dimension is mL².
P माइनस 3 A माइनस 1। तो इसको पहले आप प्रिंट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इसका कैलकुलेशन देखें। कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, जैसे उसमें देखे थे ठीक उसी प्रकार से है। फिगर प्रिंट करने की आवश्यकता नहीं है, परिभाषा जब हम प्रिंट कर रहे हैं। अब हम कैलकुलेशन देखेंगे। आई होप कि आप प्रिंट कर लिए होंगे। अब हम देखेंगे जैसे उसमें क्या किए थे, परिभाषा लिखे थे, कैलकुलेशन देखे थे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये भी आपको 5 नंबर में पूछ सकता है कि विद्युत विभव क्या है, किसी बिंदु आवेश के लिए व्यंजक प्राप्त करें। क्या पूछेगा, विद्युत विभव क्या है, इस विद्युत विभव के लिए, किसी बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का कैलकुलेशन करें, मतलब व्यंजक प्राप्त करें, एक्सप्रेशन डिराइव करें। तो उस स्थिति में पहले तो आप परिभाषा लिखिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद हम फिगर बनाएंगे। जो फिगर दिख रहा है तो हम इसको प्रिंट कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ डेफिनेशन को मिटा रहे हैं क्योंकि हमको फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। इसको हम मिटा देते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप समझ जाते हैं तो नो डाउट ये कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका बहुत आसान हो जाएगा। अलग अलग तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है, कई तरीके से, 3-4 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। आप इसको कॉन्सेप्ट में ढालिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम इलेबोरेट करेंगे, 4-5 मेथड बता देंगे तो फिर आपका माथा भारी हो जाएगा। इसलिए आप इसी को देखिए। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखते हैं। चलिए, जब हम इसका डिफिनेशन अगर हम बात करते हैं तो डिफिनेशन क्या कह रहा था, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो इसका डिफिनेशन कह रहा था कि इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर धीरे धीरे लाने में जो बाह्य कार्य करना पड़ता है उसी को ही विद्युतीय विभव कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो परिभाषा कहा, इन्फिनिटी से हम यूनिट पॉजिटिव को यहाँ लाएंगे तो जो वर्क डन था वही वर्क डन हमारा भी कहलाएगा, विभव कहलाएगा। इसका मतलब वर्क डन यहाँ फिर से काम कर रहा है, इन्फिनिटी फिर से काम कर रहा है। तो फ्रॉम जो परिभाषा है, मतलब भाषा में वो लिख दीजिएगा। ये बोलना है कि माना कि कोई आवेश कैपिटल Q है जो पॉइंट A पर है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु B है जहाँ पर हमको V का मान ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। अब हम इसके लिए एक इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को अनंत से लाकर B बिंदु पर लाया गया है और उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करनी है और वही बाह्य कार्य विद्युत विभव के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये जो आप Q का मान होगा वो क्या होगा, +1। तो हम अभी +1 नहीं मान रहे हैं, पहले हम मान लेते हैं कि Q चार्ज था और यहाँ पर आया था, जैसे जैसे चले थे। बाद में जब वर्क डन निकल जाएगा तो उस वर्क डन के जगह पर हम क्या लिख देंगे, +1, और वही +1 तब जब आ जाएगा तो वही कहा जाएगा V। ठीक है। चलिए, तो जो भाषण है वो लिख देना है। भाषण से चलते हैं और अब डिफिनेशन, फ्रॉम डिफिनेशन में क्या कहता है, जो वर्क डन है उसको हम भी बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ Q इक्वल टू क्या हो जाए, +1, यूनिटी हो जाए। तो पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब जब आप इसको ला रहे थे तो ये एक्सटर्नल चाहे इंटरनल आपका वेरिएबल फोर्स है, तो वेरिएबल फोर्स के लिए तो हमने कार्य का मान बताया ही है। तो हम क्या बताए हैं, सिंस, ये नाउ कर देते हैं, नाउ W एक्सटर्नल बराबर इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ये वेरिएबल के लिए है, इंटीग्रेशन लगा दिए। ये छोटा वर्ग है, उसी को इंटीग्रेट कर दिए तो बड़ा वर्ग निकल जाएगा। इसका मतलब छोटा छोटा वर्ग हो करके बड़ा वर्ग हो गया। चलिए, अब एक्सटर्नल वर्ग किसके बराबर, इंटरनल के, F इंटरनल हो गया।
फिर से वही काम करते हैं कि dx के बजाय हम यहाँ दे देते हैं माइनस dx। अब यहाँ फिर से दिमाग में आएगा कि सर माइनस क्यों दिए? माइनस इसलिए दिए कि ये आपका पहले बड़ा था और ये अब आपका छोटा है। तो जब आपका dx है तो हम क्या बोले थे? डेल्टा या d का मतलब क्या होता है? अंतर, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर x के साथ लिखा हुआ है तो यहाँ dx लगा ही देते हैं, x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो फाइनल में से इनिशियल को घटा रहे हैं, तो फाइनल आपका जो है ये इतना है और इनिशियल जो आपका है इतना है। तो फाइनल आपका छोटा, इनिशियल आपका बड़ा। तो छोटा राशि में से जब बड़ा राशि घटेगा तो वो आपका निगेटिव आएगा। छोटा राशि में से जब बड़ा राशि घटेगा तो क्या आएगा? निगेटिव। 4 माइनस 8 क्या होता है? -4 होता है। तो छोटा राशि में से बड़ा राशि घटेगा क्या आएगा? निगेटिव। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर माइनस दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हमारा जो दूरी है वो क्या हो रहा है? घट रहा है, ये निगेटिव सोच रहा है। अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी लेके जाते तो यहाँ प्लस लिखते, उल्टा लिखते। चलिए अब यहाँ पे फिर से cos 0 डिग्री लिखेंगे 46 के अनुसार। मतलब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये अगर आपका अंदर की ओर है dx तो एक्सटर्नल भी आपका है अंदर की, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन। f इंटरनल की जगह पर उस फॉर्मूला को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अब बटे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। अब माइनस को बाहर कर देते हैं, cos 0 डिग्री का मान 1 तो 1 लिखे लेने के बाद बराबर इंटू में क्या हो जाएगा? dx। अब कहता है कि जो कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, तो ऐसा करते थोड़ा जगह बचत के लिए कर लेते हैं, माइनस q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन में क्या बच जाएगा? dx बटे x स्क्वायर। अब यहाँ लिमिट दे देते हैं, तो आपको इन्फिनिटी से कितने दूर पिलाना है? r पे। मतलब यहाँ से पहले था इन्फिनिटी पे और अब है r पे, तो लोअर लिमिट दे देना है इन्फिनिटी, अपर लिमिट दे देना है r, क्योंकि x वेरिएबल है। x से इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक वेरी किया? r, तो इन्फिनिटी से r दे दिए। फिर से वही बात, ये माइनस है, माइनस दे दिए q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बताए थे? dx बटे x स्क्वायर का इंटीग्रेशन जहां भी कहीं भी दिख जाएगा उसका इंटीग्रेशन लिखना है -1/x, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए -1/x, और ये इसको डेफिनिट इंटीग्रेशन बोलते हैं। डेफिनिट मतलब कि जब लिमिट दिया हुआ रहे तो डेफिनिट, लिमिट दिया हुआ नहीं रहे तो इनडेफिनिट। अब यहाँ पे dx बटे x स्क्वायर में यहाँ लोअर लिमिट क्या हो गया? इन्फिनिटी, अपर लिमिट क्या हो गया? r। तो नियम के मुताबिक ये माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस। अब q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अब लोअर लिमिट पहले, अपर लिमिट पहले, फिर माइनस देके लोअर लिमिट, ये माइनस तो प्लस हो चुका है। हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? r पहले तो 1/r -1/इन्फिनिटी। अब नियम है कि 1 में इन्फिनिटी से भाग लगता है तो वो हो जाता है 0, ये बेचारा खंड 0, क्या बच गया? यहाँ पे लिख देते हैं, इसको थोड़ा स्टाइल मार के लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको साफ इसलिए रखते हैं क्योंकि एक साथ गिर जाता है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। अब ये बचा q/r, यहाँ लिख देते हैं q/r, ठीक है। ये w एक्सटर्नल आपने निकाला जब q था तब। अब q का मान 1 रख दीजिए। इफ q = a, स्मॉल q = 1 हो जाए, यूनिटी हो जाए। देन अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि w एक्सटर्नल आपका क्या बनेगा? परिभाषा क्या कर रहा है कि इकाई धनावेश टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर स्लोली लाएंगे तो जो बाह्य कार्य किया जाएगा वही पोटेंशियल कहलाएगा। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज तो हम ले चुके हैं, ये w एक्सटर्नल जो आया वो w एक्सटर्नल ही आपका क्या कहला जाएगा? v कहला जाएगा, पोटेंशियल कहला जाएगा। तो इसका मतलब w एक्सटर्नल की जगह हम क्या लिख देंगे? v। अब देखिए कि यहाँ पर ये जब दिखाया जाएगा तो q की जगह तो हमको क्या लिखना है? 1 लिखना है। यहाँ 1 रहे नहीं रहे बार बराबर, जो बचेगा वो लिखना है। तो हमारा हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r। दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इस तरह से आप इसी के लिए बेताब थे, जिसका आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई। तो पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में रिलेट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं
इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। अब दिमाग में आता है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये स्केलर क्वांटिटी है, इसको वेक्टर में कैसे डालेंगे भाई? तो स्केलर में हम डाल सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में डालते हैं। इस पर वेक्टर लगा नहीं सकते, इस पर लगा नहीं सकते, इस पर लगा नहीं सकते, लेकिन इस पर लगा सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 q अपॉन r वेक्टर का मॉड। ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब कहीं ना कहीं एक चीज तो आपको यहाँ पे ये कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ जो सोर्स चार्ज है वो कांस्टेंट है और वो भी आ रहा है तो वो कांस्टेंट है +1। इसका मतलब ये है कि ये हिस्सा आपका कांस्टेंट है, तो हम यहाँ पर तो लिख ही सकते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा सोर्स चार्ज से हमारा पोटेंशियल घटेगा, और जैसे जैसे हम नजदीक आएंगे हमारा पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि r का मान घटेगा और वोल्टेज का मान बढ़ेगा। तो इस तरह से हम ग्राफ का भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। ग्राफ देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ग्राफ जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में था उसी तरह से यहाँ भी हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल, एक एक्सिस पर ले रहे हैं इसको x बोल देते हैं, ये 0 हो गया। अब r डिस्टेंस के लिए अगर बात करते हैं, r ही ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। चलिए अब कहता है कि यहाँ से हम जब चलेंगे तो 1/r के हिसाब से हमारा जब डिस्टेंस चलेगा तो 1/r के हिसाब से घटेगा। तो यहाँ पर हमारा ये जो पॉइंट आएगा ये कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r का ग्राफ, यानी हाइपरबोलिक इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपरबोलिक, ठीक है। एक होता है पैराबोलिक, एक होता है हाइपरबोलिक। अगर ये धंसा हुआ रहता तो पैराबोलिक, ऊपरी ऊपरी चला गया तो हाइपरबोलिक, ठीक है। अगर धंसा हुआ रहता है तो वो 1/r² का रहता, और यदि ऊपरी ऊपरी चला गया तो वो 1/r के हिसाब से। तो इस तरह से हम क्या देंगे कि अगर कोई चार्ज है तो उसके कारण r दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, तो उसका फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स देखेंगे जो बेहतरीन चीज आपको ला करके सामने देगा। इसको पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। 5 नंबर का आपसे पूछेगा विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं या विद्युत विभव क्या है, इसके एसआई मात्रक एवं बीमा को लिखें। ये 2 मार्क्स का रहेगा, सिर्फ ये पूछेगा तो जो पहले इससे पहले जो डेफिनेशन बताए वो बता देना है, आपका 2 नंबर मिल जाएगा। 5 मार्क्स में अगर पूछेगा तो ये पूछेगा कि विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी r दूरी पर विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें, तो उसके लिए हम लोग परिभाषा तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखेंगे, उसके बाद फिगर बनाएंगे। फिगर के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे जो हम बता चुके हैं। ये लिखना है कि माना कि कोई आवेश कैपिटल Q है जो एक बिंदु पर है, इससे r दूरी पर कोई बिंदु B है जहाँ पर विभव का मान ज्ञात करना है। इतना भी लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। उसके बाद फ्रॉम डेफिनेशन के लिए अगर बात करते हैं तो फ्रॉम डेफिनेशन हम यहाँ पर फ्रॉम डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के लिए बात करते हैं तो ये हमारा आ गया। तो यहाँ से कैलकुलेशन करते हुए यहाँ तक आना है, और फिर जाकर के तब जाके हम यहाँ पर लिखेंगे ये, इसके नीचे इसको लिख देना है। यहाँ तक अगर आप लिख लिए तो परफेक्टली आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जुड़े हुए की पॉइंट्स, तो इसको हम मिटाते हैं। की पॉइंट्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव के काइंड ऑफ व्यू से आपको हर हमेशा जितने भी की पॉइंट्स हैं या नोट हमने दिखाए हैं किसी भी एपिसोड में, आप उसको देख लेते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आपको, हमको लगता है 50% ऑब्जेक्टिव आप किसी भी एग्जाम का बना लेंगे। तो कम से कम की पॉइंट्स और नोट जो भी है उसको जरूर आप बारीकी से देखते जाइए जहाँ भी हमने बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। की पॉइंट्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। पहला की पॉइंट्स, ये एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी।
अदिश राशि है। दूसरा इसकी बीमा ml² t-3 a-1 होती है। तीसरा SI यूनिट होता है जूल पर कूलम और वोल्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्ट। ठीक है। चौथा, अब हम बात करते हैं इसी को जूल माना दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं, इसी को हम जूल कूलम पे पावर -1, जूल कूलम ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो ये भी लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, ये पूछा हुआ है इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव में कि 1 जूल ये जूल कूलम -1 किसके बराबर होता है, तो ये वोल्ट के बराबर होता है या जूल पर कूलम के बराबर होता है, तो आप लिख सकते हैं। एनीवे आगे देखते हैं, अगर कोई चार्ज Q रहे, सोर्स चार्ज है ये, r दूरी पर आपको पूछा कि विभव बताइए क्या हो। ठीक है, तो वेरी सिंपल, इसके लिए अगर V पूछ दिया तो घबराने की बात नहीं है, 1/4πε0 × Q बटे क्या हो जाएगा r। तो ये तो एक साथ रहता है, इसका वैल्यू पता रहता है, जो चार्ज दिया वो SI में रखना है, दूरी भी SI में रखना है, तो आंसर भी हमारा किस में आएगा, SI में आएगा। ठीक है, वो भी SI की हम सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये एयर के। ठीक है। पांचवा पॉइंट अगर बात करते हैं कि V का मान यानी वोल्टेज का मान पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ओबियस है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पोटेंशियल, तो विभव का मान जो है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो विभव का मान पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। ठीक है। छठा पॉइंट अगर बात करते हैं, छठा पॉइंट में कहता है कि आप वोल्टेज से रिलेटेड, मतलब ये क्या चीज हमारे पास आ गया, आप देखेंगे इससे रिलेटेड हम जब पॉइंट्स देखेंगे तो और भी डिटेल से हम देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट में। आप इतना जब देखेंगे तो कोई भी चार्ज अगर है तो उसके चारों बगल पोटेंशियल बिखरा हुआ है, मतलब ये अगर ये चार्ज है इसके चारों तरफ यहाँ भी विभव, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों तरफ विभव है, और बात है कि कहीं ज्यादा कहीं पे कम। तो यहाँ पे हम अगर बात करते हैं, ये कोई पॉइंट चार्ज Q है, यहाँ से ये कोई P पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट R है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसका नाम Vp रख देते हैं, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसका नाम Vr रख देते हैं। क्यों नहीं रखे, क्योंकि यहाँ Q भी है। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी कुछ होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कुछ होगा, तो मान लेते हैं कि ये दूरी R1 है यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का दूरी मान लेते हैं R2। तो अगर P पर निकालना है और R पे निकालना है तो हम लिख सकते हैं Vp बराबर, तो फॉर्मूला जो है वही लिखेंगे, फॉर्मूला होता है 1/4πε, जो चार्ज है बटा जो दूरी है, तो चार्ज हमारा क्या है Q, दूरी क्या है R1। अब R पे निकालना है तो Vr लिख लीजिए, 1/4πε, जो चार्ज है वो देंगे, अब बटा जो दूरी है, तो दूरी कितना है R2 है, तो Q बटा क्या हो जाएगा R2। तो इस तरह से दो बिंदु के लिए निकाल लिए, तीसरा चौथा पांचवा कुछ भी निकाला जा सकता है। अब दो बिंदुओं के बीच, इन दो बिंदुओं के बीच विभव में कुछ अंतर होगा, मान लेते हैं यहाँ पे 40 वोल्ट है, यहाँ पे 30 वोल्ट है, तो नजदीक में तो ज्यादा होगा ही, तो 40 वोल्ट और 30 वोल्ट में अंतर कितना, 10 वोल्ट का। इसका मतलब वो जो दोनों के बीच अंतर आया उसको बोलते हैं विभवांतर। तो अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, विभवांतर, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको हम डेल्टा V बोल सकते हैं। डेल्टा V बराबर हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल। ठीक है। अब यहाँ पे V फाइनल का मतलब हो गया 1/4πε, जो चार्ज होगा वो बटा जो दूरी फाइनल होगा वो, माइनस 1/4πε। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हम पीछे कई बार चर्चा कर चुके हैं। Q बटा दूरी हो जाएगा जो इनिशियल दूरी होगा, तो R I। अब इस तरह से इसमें कॉमन वगैरह अगर ले लिया जाएगा तो Q/4πε तो कॉमन आ जाएगा, तो Q/4πε 1/R फाइनल माइनस 1/R इनिशियल। कहने का मतलब ये हुआ
कि अगर हम P से R पर गए तो R हमारा हो जाएगा फाइनल, P हो जाएगा इनिशियल, और यदि R से P पर गए तो P हो जाएगा हमारा फाइनल और R हो जाएगा हमारा इनिशियल। तो इस तरह से हम दो बिंदुओं के बीच जब विभवांतर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं किसी आवेश के चारों ओर दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को हम क्या बोलते हैं, विभवांतर। तो परिभाषा अगर लिखना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। इसके लिए लिख रहे हैं विभवांतर के लिए, किसी आवेश के चारों ओर मौजूद इन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। इसे डेल्टा भी से सूचित किया जाता है। ऐसे एक बात का फुल गारंटी है कि किसी पॉइंट पर विभव जान लेने से हम लोगों को कोई खास फायदा नहीं होता है, लेकिन किसी दो बिंदु के बीच विभव का अंतर जान लेने से हमको फायदा होता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होनी है तो विभवांतर चाहिए, ना कि विभव चाहिए। विभवांतर हर हाल में चाहिए। विभवांतर अगर पोटेंशियल डिफरेंस हमको नहीं मिला तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। तो ये एक की पॉइंट्स है। तो ये विभवांतर हो गया। इससे रिलेटेड और भी पॉइंट्स हम देखेंगे। अब ये इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के सवाल वगैरह हम देखेंगे अगले एपिसोड में। एपिसोड नंबर 48 में खासकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है और इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है। तो कल आपका ये चौथा पड़ाव समाप्त हो जाएगा। तो एपिसोड 48 देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।